नमस्कार। आइए सुनते हैं इस्मत चुगताई द्वारा लिखी कहानी चौथी का जोड़ा। सैदरी के चौके पर आज फिर साफ सुथरी जाजम बिछी थी। टूटी फूटी खपरेल की झिर्रियों में से धूप के आड़े तिरछे कतले पूरे दालान में बिखरे हुए थे। मोहल्ले टोले की औरतें खामोश और सहमी हुई सी बैठी हुई थी, जैसे कोई बड़ी वारदात होने वाली हो। माओ ने बच्चे छाती से लगा लिए थे। कभी कभी कोई मुनहन्नी सा चरचरम बच्चा रसद की कमाई की दुहाई देकर चिल्ला उठता। नाय नाय मेरे लाल, दुबली पतली माँ से अपने घुटनों पर लेटाकर यों हिलाती जैसे धान मिले चावल सूप में फटक रही हो, और बच्चा हुकारे भर कर खामोश हो जाता। आज कितनी आस भरी निगाहें कुबरा की माँ के मुतफिकर चेहरे को तक रही थी। छोटे अर्ज की टूल के दो पार्ट तो जोड़ लिए गए, मगर अभी सफेद गजी का निशान बोतने की किसी की हिम्मत ना पड़ती थी। काट छाट के मामले में कुबरा की माँ का मर्तबा बहुत ऊंचा था। उनके सूखे सूखे हाथों ने ना जाने कितने जहेज सवारे थे, कितने छठी चूचक तैयार किए थे और कितने ही कफन ब्योते थे। जहां कहीं मोहल्ले में कपड़ा कम पड़ जाता और लाख जतन पर भी ब्योत ना बैठती, कुबरा की माँ के पास केस लाया जाता। कुबरा की माँ कपड़े के कान निकालती, कलफ तोड़ती, कभी तिकोन बनाती, कभी चौखूटा करती और दिल ही दिल में कैंची चलाकर आंखों से नाप तोलकर मुस्कुरा उठती। आस्तीन और गहर तो निकल जाएगा, गिरेबान के लिए कतरन मेरी बच्ची से ले लो, और मुश्किल आसान हो जाती। कपड़ा तराश कर वो कतरनों की पिंडी बनाकर पकड़ा देती। पर आज तो गजी का टुकड़ा बहुत ही छोटा था और सबको यकीन था कि आज तो कुबरा की माँ की नापतोल हार जाएगी। तभी तो सब दम साधे उनका मुंह ताक रही थी। कुबरा की माँ के पुरइसतकाल चेहरे पर फिक्र की कोई शक्ल ना थी। 4 गर्ज गजी के टुकड़े को वो निगाहों से ब्योत रही थी। लाल टूल का अक्स उनके नीलंगू जर्द चेहरे पर शफक की तरह फूट रहा था। वो उदास उदास गहरी गहरी झुर्रियां अंधेरी घटाओं की तरह एकदम उजागर हो गईं, जैसे जंगल में आग भड़क उठी हो, और उन्होंने मुस्कुराकर कैंची उठाई। मोहल्ले वालों के झमघटे से एक लंबी इत्मीनान की सांस उभरी। गोद के बच्चे भी ठसक दिए गए। चील जैसी निगाहों वाली कुंवारियों ने लपाझप सुइयों की नोकों में डोरे पिरोए। नई ब्याही दुल्हनों ने अंगुश्ताने पहन लिए। कुबरा की माँ की कैंची चल पड़ी थी। शहदरी के आखिरी कोने में पलंगडी पर हमीदा पैर लटकाए हथेली पर ठोड़ी रखे दूर कुछ सोच रही थी। दोपहर का खाना निपटाकर इसी तरह बी अम्मा सैदरी की चौकी पर जा बैठती हैं और बक्ची खोलकर रंग बिरंगे कपड़ों का जाल बिखेर दिया करती हैं। कुंडी के पास बैठी बर्तन मांजती हुई कुबरा कनखियों से उन लाल कपड़ों को देखती तो एक सुर्ख छिपकली सी उसके जर्दी मयाल मटियाले रंग में लपक उठती। रुपहली कटोरियों के जाल जब पोले पोले हाथों से खोलकर अपने जानुओं पर फैलाती तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा एक अजीब अरमान भरी रोशनी से जगमगा उठता। गहरी संदूकों जैसे शिफनों पर कटोरियों का अक्ष नन्ही नन्ही मशालों की तरह जगमगाने लगता। हर टांके पर जरी का काम हिलता और मशालें कपकपा उठती। याद नहीं कब इस शबनमी दुपट्टे के बने टके तैयार हुए और गाजी के भारी कब्र जैसे संदूक की तह में डूब गए। कटोरियों के जाल धुंधला गए। गंगा जमनी किरणें मांद पड़ गईं। तूली के लच्छे उदास हो गए, मगर कुबरा की बारात ना आई। जब एक जोड़ा पुराना हुआ जाता तो उसे चाले का जोड़ा कहकर सेध दिया जाता और फिर एक नए जोड़े के साथ नई उम्मीदों का इत्तहा शुरू हो जाता। बड़ी छानबीन के बाद नई दुल्हन छाटी जाती। सैदरी के चौके पर साफ सुथरी जाजम बिछती। मोहल्ले की औरतें हाथ में पानदार और बंगलों में बच्चे दबाए झांझे बजाती आन पहुंचती। छोटे कपड़े की गोट तो उतर आएगी, पर बच्चों का कपड़ा ना निकलेगा। लो बुआ लो, और सुनो, क्या निगोड़ी भारी टूल की चूल्हे पड़ेंगी। और फिर सबके चेहरे फिक्रमंद हो जाते। कुबरा की माँ खामोश किमियागर की तरह आंखों के फीते से तूलो अर्ज नापती और बीबियां आपस में छोटे कपड़े के मुतालिफ खुसर पुसर कर कई कह लगाती। ऐसे में कोई मन चली कोई सुहाग या बन्ना छेड़ देती, कोई और 4 हाथ आगे वाली समधनों को गालियां सुनाने लगती। बेहुदा गंदे मजाक और चुहले शुरू हो जाती। ऐसे मौके पर कुंवारी बालियों को सैदरी से दूर सिर ढाकर खपरेल में बैठने का हुक्म दे दिया जाता, और जब कोई नया कह कहा सहदरी से उभरता तो बेचारियां एक ठंडी सांस भरकर रह जाती।
अल्लाह, ये कह के उन्हें खुद कब नसीब होंगे। इस चहल पहल से दूर कुबरा शर्म की मारी मच्छरों वाली कोठरी में सर झुकाए बैठी रहती। इतने में कातर ब्योत निहात नाजुक मरहले पर पहुंच जाती। कोई कली उल्टी कट जाती और उसके साथ बीवियों की मत भी कट जाती। कुबरा सहम कर दरवाजे की आड़ से झांकती। यही तो मुश्किल थी। कोई जोड़ा अल्लाह मारा चैन से न सिलने पाया। जो कली उल्टी कट जाए तो जान लो 9 की लागत हुई, बात में जरूर कोई अड़ंगा लगेगा। या तो दूल्हा की कोई दाशत निकल आएगी या उसकी माँ ठोस कड़ों का अटंगा बांधेगी। जो गोट में कान आ जाए तो समझ लो मेहर पर बाट टूटेगी या भरत के पाँव के पलंग पर झगड़ा होगा। चौथी के जोड़े का शगुन बड़ा नाजुक होता है। बी अम्मा की सारी मशशाकी और सुगड़पना धरा रह जाता। न जाने ऐन वक्त पर क्या हो जाता कि धनिया बराबर बात तूल पकड़ जाती। बिस्मिल्लाह के जोर से सुगड़ माँ ने जहेज जोड़ना शुरू किया था। जरा सी कतर भी बची तो तेलदानी या शीशी का गिलाफ सी कर धनुक गोकर से सवार कर रख देती। लड़की का क्या है, खीरे ककड़ी सी बढ़ती है। जो बारात आ गई तो यही सलीका काम आएगा। और जब से अब्बा गुजरे सलीके का भी दम फूल गया। हमीदा को एकदम अपने अब्बा याद आ गए। अब्बा कितने दुबले पतले लंबे, जैसे मुरहम का अलम। एक बार झुक जाते तो सीधे खड़े होना दुश्वार था। सुबह ही सुबह उठकर नीम की मिसवाक तोड़ लेते और हमीदा को घुटनों पर बिठाकर जाने क्या सोचा करते। फिर सोचते सोचते नीम की मिसवाक का कोई फुंसड़ा हलक में चला जाता और वे खांसते ही चले जाते। हमीदा बिगड़ कर उनकी गोद से उतर जाती। खांसी के धक्कों से यूं हिल हिल जाना उसे कतई पसंद नहीं था। उसके नन्हे से गुस्से पर वे और हंसते और खांसी सीने में बेतरह उलझती, जैसे गर्दन कटे कबूतर फड़फड़ा रहे हों। फिर बी अम्मा आकर उन्हें सहारा देती, पीठ पर धप-धप हाथ मारती। तौबा है, ऐसी भी क्या हंसी। अच्छू के दबाव से सुर्ख आंखें ऊपर उठाकर अब्बा बेकसी से मुस्कुराते। खांसी तो रुक जाती मगर देर तक हाफा करते। कुछ दवा दारू क्यों नहीं करते, कितनी बार कहा है तुमसे। बड़े सफा खाने का डॉक्टर कहता है सुइयां लगवाओ और रोज 3 पाव दूध और आधी छटाक मक्खन। है खाक पड़े लन डॉक्टर की सूरत पर। भले एक तो खांसी ऊपर से चिकनाई बलगम पैदा कर देगी। हकीम को दिखाओ किसी। दिखाऊंगा। अब्बा हुक्का गुड़गुड़ाते और फिर अच्छू लगता। आग लगे इस मुए हुक्के को, इसी ने तो एक खांसी लगाई है। जवान बेटी की तरफ भी देखते हो आंख उठाकर। और अब अब्बा कुबरा की जवानी की तरफ रहम तलब निगाहों से देखते। कुबरा जवान थी। कौन कहता था जवान थी। वो तो जैसे बिस्मिल्लाह के दिन से ही अपनी जवानी की आमद की सुनावनी सुनकर ठिठक कर रह गई थी। ना जाने कैसे जवानी आई थी। ना तो उसकी आंखों में किरणें नाची, ना उसके रुखसारों पर जुल्फें परेशान हुई, ना उसके सीने पर तूफान उठे, ना कभी उसने सावन भादों की घटाओं से मचल मचल कर प्रीतम या साजन मांगे। वो झुकी झुकी सहमी सहमी जवानी जो ना जाने कब दबे पांव उस पर रेंग आई, वैसे ही चुपचाप ना जाने किधर चल दी। मीठा बरस नमकीन हुआ और फिर कड़वा हो गया। अब्बा एक दिन चौखट पर औंधे मुंह गिरे और उन्हें उठाने के लिए किसी हाकिम या डॉक्टर का नुस्खा ना आ सका और हमीदा ने मीठी रोटी के लिए जिद करनी छोड़ दी और कुबरा के पैगाम ना जाने किधर रास्ता भूल गए। जानो किसी को मालूम ही नहीं कि स्टार्ट के पर्दे के पीछे किसी की जवानी आखिरी सिसकियां ले रही है और एक नई जवानी सांप के फन की तरह उठ रही है। मगर बी अम्मा का दस्तूर ना टूटा। वो इसी तरह रोज रोज दोपहर को सैदरी में रंग बिरंगे कपड़े कर गुड़ियों का खेल खेला करती है। कहीं ना कहीं से जोड़ जमा करके शरबत के महीने में क्रेप का दुपट्टा 7.5 रुपए में खरीद ही डाला। बात ही ऐसी थी कि बगैर खरीदे गुजारा ना था। मंझले मामू का तार आया कि उनका बड़ा लड़का राहत पुलिस की ट्रेनिंग के सिलसिले में आ रहा है। बी अम्मा को तो बस जैसे एकदम घबराहट का दौरा पड़ गया, जानो चौखट पर बारात आन खड़ी हुई हो और उन्होंने अभी दुल्हन की मांग अफशा भी नहीं कतरी। हॉल से तो उनके छक्के छूट गए। झट अपनी मुंह बोली बहन बिंदु की माँ को बुला भेजा कि बहन मेरी मरी का मुंह देखो जो इस घड़ी ना हो। और फिर दोनों में खुसर पुसर हुई। बीच में एक नज़र दोनों कुबरा पर भी डाल लेती जो दालान में बैठी चावल फटक रही थी। वो इस कानाफूसी की जबान को अच्छी तरह समझती थी।
उसी वक्त बी अम्मा ने कानों से 4 माशा की लौंगे उतार कर मुंह बोली बहन के हवाले की कि जैसे तैसे करके शाम तक तोला भर गोखरू, 6 माशा सलमा सितारा और पाव गज नेफे के लिए टूल ला दे। बाहर की तरफ वाला कमरा झाड़ पोंछ कर तैयार किया गया। थोड़ा सा चूना मंगाकर कुबरा ने अपने हाथों से कमरा पोंछ डाला। कमरा तो चिट्ठा हो गया मगर उसकी हथेलियों की खाल उड़ गई और जब वो शाम को मसाला पीसने बैठी तो चक्कर खाकर दोहरी हो गई। सारी रात करवटें बदलते गुजरी। एक तो हथेलियों की वजह से, दूसरे सुबह की गाड़ी से राहत आ रहे थे। अल्लाह मेरे अल्लाह मियाँ, अब की तो मेरी आपा का नसीब खुल जाए। मेरे अल्लाह, मैं 100 राकत नफिल तेरी दरगाह में पढ़ूंगी। हमीदा ने फजर की नमाज पढ़कर दुआ मांगी। सुबह जब राहत भाई आए तो कुबरा पहले से ही मच्छरों वाली कोठरी में जा चुकी थी। जब सेवैयां और पराठों का नाश्ता करके बैठक में चले गए तो धीरे धीरे नई दुल्हन की तरह पैर रखती हुई कुबरा कोठरी से निकली और झूठे बर्तन उठा लिए। लाओ मैं धो दूं बियापा, हमीदा ने शरारत से कहा। नहीं, वो शर्म से झुक गई। हमीदा छेड़ती रही, बी अम्मा मुस्कुराती रही और क्रेप के दुपट्टे में लप्पा टाकती रही। जिस रास्ते कान की लौंग गई थी उसी रास्ते फूल पत्ता और चांदी की पाजेब भी चल दी थी और फिर हाथों की 2-2 चूड़ियाँ भी, जो मजले मामू ने रंडापा उतारने पर दी थी। रूखी सूखी खुद खाकर आए दिन राहत के लिए पराठे तले जाते, कोफ्ते भुना पुलाव महकते। खुद सूखा निवाला पानी से उतार कर वह होने वाले दामाद को गोश्त के लच्छे खिलाती। जमाना बड़ा खराब है बेटी, वो हमीदा को मुंह फुलाए देखकर कहा करती और सोचा करती। हम भूखे रहकर दामाद को खिला रहे हैं। बी आपस सुबह सवेरे उठकर मशीन की तरह जुट जाती हैं। निहार मुंह पानी का घूंट पीकर राहत के लिए पराठे तलती हैं। दूध उठाती हैं ताकि मोटी सी मलाई पड़े। उसका बस नहीं था कि वो अपनी चर्बी निकाल कर उन पराठों में भर दे, और क्यों ना भरे, आखिर वो एक दिन उसी का तो हो जाएगा। जो कुछ कमाएगा उसकी हथेली पर रख देगा। फल देने वाले पौधे को कौन नहीं सींचता। फिर जब एक दिन फूल खिलेंगे और फूलों से लदी हुई डाली झूलेंगी तो ये ताना देने वालियों के मुंह पर कैसा जूता पड़ेगा। और उस ख्याल से ही बी आपा के चेहरे पर सुहाग खिल उठता। कानों में शहनाइयाँ बजने लगती और वो राहत भाई के कमरे को पलकों से झाड़ती। उसके कपड़ों को प्यार से तय करती जैसे वे उनसे कुछ कहते हों। वो उनके बदबूदार चूहों जैसे सड़े हुए मोजे धोती, बिसांदी बनियान और नाक से लिपटे हुए रुमाल साफ करती। उसके तेल में चिपचिपाते हुए तकिए के गिलाफ पर स्वीट ड्रीम्स काटती। पर मामला चारों कोने चौकस नहीं बैठ रहा था। राहत सुबह अंडे पराठे डट कर जाता और शाम को आकर कोफ्ते खाकर सो जाता, और बी अम्मा की मुंह बोली बहन हाकिमाना अंदाज में खुसर पुसर करती। बड़ा शर्मीला है बेचारा। बी अम्मा तौलियां पेश करती। हाँ ये तो ठीक है, पर भाई कुछ तो पता चले रंग ढंग से, कुछ आंखों से। अये नौज, खुदा ना करे मेरी लोनियां आंखें लड़ाएं। उसका आंचल भी नहीं देखा है किसी ने, बी अम्मा फख्र से कहती। ए तो पर्दा तुड़वाने को कौन कहे है बी आपा के पके मुहासों को देखकर उन्हें बी अम्मा की दूरंदेशी की दाद देनी पड़ती। ए बहन, तुम तो सच में बहुत भोली हो। मैं ये कब कहूँ हूँ, ये छोटी निगोड़ी कौन सी बकरीद को काम आएगी। वो मेरी तरफ देखकर हंसती। अरे ओ नकचड़ी, बहनों से कोई बातचीत, कोई हंसी मजाक। अरे चल दीवानी। ए तो मैं क्या करूं खाला, राहत मियाँ से बातचीत क्यों नहीं करती। भैया हमें तो शर्म आती है। ए है, वो तुझे फाड़ी तो खाएगा ना, बी अम्मा चिढ़ाकर बोलती। नहीं तो मगर, मैं लाजवाब हो गई। और फिर मिसकोट हुई। बड़ी सोच विचार के बाद खली के कबाब बनाए गए। आज बी आपा भी कई बार मुस्कुरा पड़ी। चुपके से बोली, देख हंसना नहीं, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं हंसूंगी, मैंने वादा किया। खाना खा लीजिए, मैंने चौकी पर खाने की सेनी रखते हुए कहा। फिर जो पार्टी के नीचे रखे हुए लोटे से हाथ धोते वक्त मेरी तरफ से सिर से पांव तक देखा तो मैं भागी वहां से। अल्लाह तौबा, क्या खूनी आंखें हैं। जा निगोड़ी मरी। अरे देख तो सही वो कैसा मुंह बनाते हैं। ए है, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। आपा बी ने एक बार मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में इल्तिजा थी। लुटी हुई बारातों का गुबार था और चौथी के पुराने जोड़ों की मंद उदासी। मैं सिर झुकाए फिर खंबे से लगकर खड़ी हो गई। राहत खामोश खाते रहे, मेरी तरफ न देखा।
खली के कबाब खाते देखकर मुझे चाहिए था कि मजाक उड़ाऊं, कह लगाऊं कि वाह जी वाह दूल्हा भाई, खली के कबाब खा रहे हो, मगर जानो किसी ने मेरा नरखरा दबोच लिया हो। बी अम्मा ने मुझे जलकर वापस बुला लिया और मुंह ही मुंह में मुझे कोसने लगी। अब मैं उनसे क्या कहती कि वो मज़े से खा रहे हैं कमबख्त। राहत भाई कोफ्ते पसंद आए? बी अम्मा के सिखाने पर मैंने पूछा। जवाब नदारत, बताइए ना। अरे ठीक से जाकर पूछ, बी अम्मा ने टोका दिया। आपने ला कर दिए और हमने खाए, मज़ेदार ही होंगे। अरे वाह रे जंगली, बी अम्मा से ना रहा गया। तुम्हें पता भी ना चला क्या मज़े से खली के कबाब खा गए? खली के? अरे तो रोज़ काहे के होते हैं, मैं तो आदी हो चला हूँ खली और भूसा खाने का। बी अम्मा का मुंह उतर गया। बी अम्मा की झुकी हुई पलकें ऊपर ना उठ सकी। दूसरे रोज़ बी आपा ने रोजाना से दुगनी सिलाई की और फिर जब शाम को मैं खाना लेकर गई तो बोले, कहिए आज क्या लाई हैं? आज तो लकड़ी के बुरादे की बारी है। क्या हमारे यहाँ का खाना आपको पसंद नहीं आता? मैंने जलकर कहा। नहीं नहीं, यह बात नहीं, कुछ अजीब सा मालूम होता है, कभी खली के कबाब तो कभी भूसे की तरकारी। मेरे तन बदन में आग लग गई। हम सूखी रोटी खाकर इसे हाथी की खुराक दें, घी टपकते टपकते पराठे ठुसाएं, मेरी बी आपा को जुशांदा नसीब नहीं और इसे दूध मलाई निकलवाए। मैं भन्नाकर चली गई। बी अम्मा की मुंह बोली बहन का नुस्खा काम आ गया और राहत ने दिन का ज़्यादा हिस्सा घर में ही गुजारना शुरू कर दिया। बी आपा तो चूल्हे में झुकी रहती, बी अम्मा चौथी के जोड़े सिया करती और राहत की गली आंखों के तीर मेरे दिल में चुभा करते। बात बेबात छेड़ना, खाना खिलाते वक्त अभी पानी को कभी नमक के बहाने और साथ साथ जुमलेबाजी। मैं खिसिया कर बी आपा के पास जा बैठती। जी चाहता किसी दिन साफ कह दूं कि किसकी बकरी और कौन डाले दाना घास। ए बी, मुझसे तुम्हारा ये बैल ना नाथा जाएगा। मगर बी आपा के उलझे हुए बालों पर चूल्हे की उड़ती हुई राख। नहीं, मेरा कलेजा धक से हो गया। मैंने उनके सफ़ेद बाल लटके नीचे छुपा दिए। नाह जाए इस कमबख्त नजले का, बेचारी के बाल पकने शुरू हो गए। राहत ने फिर किसी बहाने से मुझे पुकारा। मैं जल गई, पर बी आपा ने कटी हुई मुर्गी की तरह जो पलट कर देखा तो मुझे जाना ही पड़ा। आप हमसे खफा हो गई? राहत ने पानी का कटोरा लेकर मेरी कलाई पकड़ ली। मेरा दम निकल गया और भागी तो हाथ झटक कर। क्या कह रहे थे? बी आपा ने शर्मा हया से घुटी आवाज़ में कहा। मैं चुपचाप उनका मुंह ताकने लगी। कह रहे थे किसने पकाया है खाना? वाह वाह, जी चाहता है खाता ही चला जाऊं, पकाने वाली के हाथ खा जाऊं। ओ, खा नहीं जाऊं बल्कि चूम लूं। मैंने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया और बी आपा का खुरदरा हल्दी धनिया की बसांड में सड़ा हुआ हाथ अपने हाथ से लगा लिया। मेरे आंसू निकल आए। ये हाथ, मैंने सोचा, जो सुबह शाम तक मसाला पीसते हैं, पानी भरते हैं, प्याज काटते हैं, बिस्तर बिछाते हैं, जूते साफ करते हैं, ये बेकस गुलाम की तरह सुबह से शाम तक जुटे ही रहते हैं। इनकी बेगार कब ख़त्म होगी? क्या इनका कोई खरीदार ना आएगा? क्या इन्हें कभी प्यार से कोई ना चूमेगा? क्या इनमें कभी मेहंदी ना रचेगी? क्या इनमें कभी सुहाग का इत्र ना बसेगा? जी चाहा जोर से चीख पड़ूं। और क्या कह रहे थे? बी आपा के हाथ तो इतने खुरदरे थे, पर आवाज़ इतनी रसीली और मीठी थी कि राहत के अगर कान होते तो, मगर राहत के ना कान थे ना नाक, बस दो जग जैसा पेट था। और कह रहे थे, अपनी बी आपा से कहना कि इतना काम ना किया करे और जो शांदा पिया करे। चल झूठी। अरे वाह, झूठे होंगे आपके वो। अरे चुप मुर्दार। उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। देख तो स्वेटर बुन गया है, उन्हें दे आ। पर देख, तुझे मेरी कसम मेरा नाम न लीजियो। नहीं बी आपा, उन्हें ना दो वे स्वेटर। तुम्हारी इन मुट्ठी भर हड्डियों को स्वेटर की कितनी ज़रूरत है? मैंने कहना चाहा पर कह ना सकी। आपा भी, तुम खुद क्या पहनोगी? अरे मुझे क्या ज़रूरत है, चूल्हे के पास तो वैसे ही झुलसन रहती है। स्वेटर देखकर राहत ने अपनी एक आईब्रो शरारत से ऊपर तान कर कहा, क्या ये स्वेटर आपने बुना है? नहीं तो भाई हम नहीं पहनेंगे। मेरा जी चाहा कि उसका मुंह नोच लूं। कमीने, मिट्टी के लौंदे, ये स्वेटर उन हाथों ने बुना है जो जीते जागते गुलाम हैं।
इसके एक एक फंदे में किसी नसीबो जली के अरमानों की गर्दनें फंसी हुई हैं। ये उन हाथों का बुना हुआ है जो नन्हे पगोड़े झुलाने के लिए बनाए गए हैं। उनको थाम लो गधे कहीं के। और ये 2 पतवार बड़े से बड़े तूफान के थपेड़ों से तुम्हारी जिंदगी की नाव को बचाकर पार लगा देंगे। ये सितार की गत ना बजा सकेंगे, मणिपुरी और भरतनाट्यम की मुद्रा ना सिखा सकेंगे। इन्हें पियानो पर रक्स करना नहीं सिखाया गया, इन्हें फूलों से खेलना नहीं नसीब हुआ, मगर ये हाथ तुम्हारे जिस्म पर चर्बी चढ़ाने के लिए सुबह शाम सिलाई करते हैं, साबुन और सोडे में डुबकियां लगाते हैं, चूल्हे की आंच सहते हैं, तुम्हारी गलाजतें धोते हैं। इनमें चूड़ियाँ नहीं खनकती। इन्हें कभी किसी ने प्यार से नहीं थामा, मगर मैं चुप रही। बी अम्मा कहती हैं, मेरा दिमाग तो मेरी नई नई सहेलियों ने खराब कर दिया है। वो मुझे कैसी नई नई बातें बताया करती हैं, कैसी डरावनी मौत की बातें, भूख की और काल की बातें, धड़कते हुए दिल के एकदम चुप हो जाने की बातें। ये स्वेटर तो आप ही पहन लीजिए, देखिए ना आपका कुर्ता कितना बारीक है। जंगली बिल्ली की तरह मैंने उसका मुंह, नाक, गिरेबान नोच डाले और अपनी पलंगड़ी पर जा गिरी। बी आपा ने आखिरी रोटी डालकर जल्दी जल्दी तसले में हाथ धोए और आंचल से पासती मेरे पास आ बैठी। वो बोले, उनसे ना रहा गया तो धड़कते हुए दिल से पूछा, बी आपा, ये राहत भाई बड़े खराब आदमी है। मैंने सोचा मैं आज सब कुछ बता दूंगी। क्यों? वो मुस्कुराई। मुझे अच्छे नहीं लगते, देखिए मेरी सारी चूड़ियां चूर हो गई, मैंने कांपते हुए कहा। बड़े शरीर हैं, उन्होंने रोमांटिक आवाज में शर्मा कर कहा। बी आपा सुनो, बी आपा, ये राहत अच्छे आदमी नहीं, मैंने सुलग कर कहा। आज मैं बी अम्मा से कह दूंगी। अरे भाई क्या हुआ? बी अम्मा ने जान माज बिछाते हुए कहा। देखिए ना मेरी चूड़ियां बी अम्मा, राहत ने तोड़ डाली बी अम्मा। बी अम्मा मसरत से चहककर बोली, हाँ हाँ खूब किया, तू उसे सताती भी तो बहुत है। है तो दम काहे को निकल गया, बड़ी मोम की नमी हुई हो। हाथ लगाया और पिघल गई। फिर चुमकार कर बोली, खैर तू भी चौथी में बदला ले लीजियो, कसर निकाल लियो कि याद करे मियाँ जी। ये कहकर उन्होंने नीयत बांध ली। मुंह बोली बहन से फिर कॉन्फ्रेंस हुई और मामले को उम्मीद अफजा रास्ते पर गामजन देखकर अजहद खुशनुदी से मुस्कुराया गया। है तू तो बड़ी ही ठस है। हम तो अपने बहनोइयों को खुदा की कसम नाक में दम कर दिया करते थे, और वो मुझे बहनोइयों से छेड़छाड़ के हथकंडे बताने लगी कि किस तरह सिर्फ छेड़छाड़ के तीरंदाज नुस्खे से उन 2 ममेरी बहनों की शादी कराई, जिनकी नाव पार लगने के सारे मौके हाथ से निकल चुके थे। एक तो उनमें से हकीम जी थे, जहाँ बेचारों को लड़कियां बालियां छेड़ती, शर्माने लगते और शर्माते शर्माते एक तिलाज के दौरे पड़ने लगते, और एक दिन मामू साहब से कह दिया कि मुझे गुलामी में ले लीजिए। दूसरे वायसराय के दफ्तर में क्लर्क थे, जहाँ सुना कि बाहर आए हैं लड़कियां छेड़ना शुरू कर देती थी। मेरी गिलोरियों में मिर्चें भरकर भेज दें, कभी सेवइयों में नमक डालकर खिला दिया। लो वो तो रोज आने लगे, आंधी आए पानी आए, क्या मजाल वो ना आए। आखिर एक दिन कहलवा ही दिया। अपने एक जान पहचान वाले से कहा कि उनके यहाँ शादी करा दो। पूछा कि भाई किससे, तो कहा किसी से भी करा दो, और खुदा झूठ ना बुलवाए तो बड़ी बहन की सूरत थी कि देखो तो जैसे बेचा चला आता है। छोटी तो बस सुबहान अल्लाह, एक आंख पूरब तो दूसरी पश्चिम। 15 तोले सोना दिया बाप ने और साहब के दफ्तर में नौकरी अलग दिलवाई। हाँ भाई, जिसके पास 15 तोले सोना हो और बड़े साहब के दफ्तर की नौकरी, उसे लड़का मिलते देर लगती है। बी अम्मा ने ठंडी सांस भरकर कहा, यह बात नहीं है बहन, आजकल लड़कों का दिल बस थाली का बैंगन होता है, जिधर झुका दो उधर ही लुढ़क जाएगा। मगर राह तो बैंगन नहीं, अच्छा खासा पहाड़ है, झुकाव देने पर कहीं मैं ना फंस जाऊं, मैंने सोचा। फिर मैंने आपा की तरफ देखा। वो खामोश दहलीज पर बैठी आटा गूंथ रही थी और सब कुछ सुनती जा रही थी। उनका बस चलता तो जमीन की छाती फाड़कर अपने कुंवारेपन की लालच समेत इसमें समा जाती। क्या मेरी आपा मर्द की भूखी है? नहीं, भूख के एहसास से वो पहले ही सहम चुकी हैं। मर्द का तसव्वुर उनके मन में एक उमंग बनकर नहीं उभरा, बल्कि रोटी कपड़े का सवाल बनकर उभरा है। वो एक बेवा की छाती का बोझ है, इस बोझ को ढकेलना ही होगा। मगर इशारों कानाओं के बावजूद भी राहत मियाँ ना तो खुद मुंह से फूटे
और ना उनके घर से पैगाम आया। थक हार कर बी अम्मा ने पैरों के तोड़े गिरवी रखकर पीर मुश्किल कुशा की नियाज दिया डाली। दोपहर भर मोहल्ले टोले की लड़कियां सहन में उधम मचाती रहीं। बी आपा शर्माती लजाती मच्छरों वाली कोठरी में अपने खून की आखिरी बूंदें चुसाने को जा बैठी। बी अम्मा अपनी चौकी पर बैठी चौथी के जोड़े में आखिरी टांके लगाती रही। उनके चेहरे पर मंजिलों के निशान थे। आज मुश्किल कुशाई होगी, बस आंखों की झुर्रियां रह गई हैं, वो भी निकल जाएंगी। आज उनकी झुर्रियों में फिर मुश्किल थरथरा रही थी। बी आपा की सहनियां उनको छेड़ रही थी और वो खून की बची कुची बूंदों को ताव में तल रही थी। आज कई रोज से उनका बुखार नहीं उतरा था। थके हारे दिए की तरह उनका चेहरा एक बार टिमटिमाता और फिर बुझ जाता। इशारे से उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। अपना आंचल हटाकर नियाज के मलीदे की तस्तरी मुझे थमा दी। इस पर मौलवी साहब ने दम किया है। उनकी बुखार से दहकती हुई गरम गरम सांसें मेरे कानों में लगी। तस्तरी लेकर मैं सोचने लगी, मौलवी साहब ने दम किया है। यह मुकद्दस मलीदा अब राहत के पेट में झोंका जाएगा। वो तंदूर जो 6 महीनों से हमारे खून के छींटों से गर्म रखा गया, ये दम किया हुआ मलीदा मुराद बर लाएगा। मेरे कानों में शादियाने बजने लगे। मैं भागी भागी कोठे से बारात देखने जा रही हूँ। दूल्हे के मुंह पर लंबा सा सहरा पड़ा है जो घोड़े की आयालों को चूम रहा है। चौथी का सहानी जोड़ा पहने फूलों से लदी शर्म से निढाल आहिस्ता आहिस्ता कदम तोलती हुई बी आपा चली आ रही थी। चौथी का जरतार जोड़ा झिलमिल कर रहा है। बी अम्मा का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है। बी आपा की हया से बोझिल निगाहें एक बार ऊपर उठती हैं। शुक्राने का एक आंसू ढलक कर अफसा के जर्रों में कुमकुमे की तरह उलझ जाता है। ये सब तेरी मेहनत का फल है, बी आपा कह रही हैं। बी आपा कह रही हैं। हमीदा का गला भराया। जाओ ना मेरी बहनों। बी आपा ने उसे जगा दिया और चौंक कर ओढ़नी के आंचल से आंसू पोंछती डोरी की तरफ बढ़ी। ये मलीदा, उसने उछलते हुए दिल को काबू में रखते हुए कहा। उसके पैर लरज रहे थे जैसे वो सांप की बाबी में घुस आई हो। फिर पहाड़ खिसका और मुंह खोल दिया। वो एक कदम पीछे हट गई, मगर दूर कहीं बारात की शहनाइयों ने चीख लगाई जैसे कोई दिन का गला घोट रहा हो। कांपते हाथों से मुकद्दस मलीदे का निवाला बनाकर सने राहत के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। एक झटके से उसका हाथ पहाड़ की खो में डूबता चला गया। नीचे ताउफुन और तारीके से अथागार की गहराइयों में एक बड़ी सी चट्टान ने उसकी चीख को घोटा। नियाज मलीदे की रकाबी हाथ से छूटकर लालटेन के ऊपर गिरी और लालटेन ने जमीन पर गिरकर 2-4 सिसकियां भरी और गुल हो गई। बाहर आंगन में मोहल्ले की बहू बेटियां हजरत अली की शान में गीत गा रही थी। सुबह की गाड़ी से राहत मेहमान बाजी का शुक्रिया अदा करता हुआ चला गया। उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी और उसे जल्दी थी। उसके बाद इस घर में कभी अंडे तले ना गए, पराठे ना सीखे और स्वेटर ना बुनी। दिख जो एक अरसे से बियापा की ताक में भागी पीछे पीछे आ रही थी, एक ही जस्त में उन्हें दबोच बैठी और उन्होंने अपना नामुराद वजूद चुपचाप उसकी आगोश में सौंप दिया। और फिर उसकी सैदरी में साफ सुथरी जाजम बिछाई गई। मोहल्ले की बहू बेटियां जुड़ी, कफन का सफ़ेद सफ़ेद लट्ठा मौत के आंचल की तरह बी अम्मा के सामने फैल गया। तहमुल के बोझ से उनका चेहरा लरज रहा था। बाईं आईब्रो फड़क रही थी। गालों की सुनसान झुर्रियां भाएं भाएं कर रही थी जैसे उनमें लाखों अजदहे फुकार रहे हों। लट्ठे के कान निकाल कर उन्होंने चौपरत किया और उनके फिल्म में अनगिनत कैंचियां चल गईं। आज उनके चेहरे पर भयानक सुकून और हरा भरा इत्मीनान था, जैसे उन्हें पक्का यकीन हो कि दूसरे जोड़ों की तरह चौथी का यह जोड़ा ना सेता जाए। एकदम सहदरी में बैठी लड़कियां बालियां मैनाओं की तरह चहकने लगी। हमीदा माजी को दूर झटक कर उनके साथ जा मिली। लाल टूल पर सफ़ेद गजी का निशान, इसकी सुर्खी में ना जाने कितनी मासूम दुल्हनों का सुहाग रचा है और सफ़ेदी में कितनी नामुराद कुंवारियों के कफन की सफ़ेदी डूब कर उभरी है। और फिर सब एकदम खामोश हो गए। बी अम्मा ने आखिरी टाका भर के डोरा तोड़ दिया। 2 मोटे मोटे आंसू उनकी रूई जैसे नरम गालों पर धीरे धीरे रेंगने लगे।
उनके चेहरे की शिकनों में से रोशनी की किरणें फूट निकली और वो मुस्कुरा दी, जैसे आज उन्हें इत्मीनान हो गया कि उनकी कुबरा का सुआ जोड़ा बनकर तैयार हो गया हो और कोई ए अदम में शहनाइयाँ बज उठेंगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। और इस प्रकार की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली कहानियों के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।